चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो देखने के लिए। लिहाजा मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं कि जो मुसलमान इस देश में पूरे पाखंड के साथ, मक्कारी के साथ, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इनके नेता, इनके संगठन इन्हें मूर्ख बनाते हैं, बनाने दो, तो हमारा ही काम कर रहे हैं। सत्ताएं सत्ता के लालच में, गद्दी के लालच में इन्हीं को मूर्ख बनाती हैं, इन्हें बनाने दो। तो हमारे यहां तो सत्ताओं ने उन जिहादियों का, उन इस्लामिक आतंकवादियों का, उन मुसलमान मुगलों का जिन्होंने इस देश में रेप किए, मर्डर किए, हमारी सभ्यता को लूटा, संस्कृति को लूटा, आज हमारे यहां महिमा मंडित करने की कोशिश की जाती है और हम उसमें सवाल नहीं खड़ा करते। और खासतौर से एक ऐसा समाज, एक सनातनी समाज जो जिसके इतिहास में शास्त्र, शस्त्र और बातचीत, जिसको कहते हैं शास्त्रार्थ, तो शस्त्र, शास्त्र और शास्त्रार्थ, ये तो हमारी परंपरा है। हम उस पर डिबेट करते हैं। आज वो समाज सच बोलने से डरता है, शास्त्रार्थ नहीं करता, खुले में चुनौती नहीं देता। क्यों? क्योंकि सत्ता का लालच और सरवाइव करने का जो बीमारी हमें लगी हुई है, इसलिए हम भारत राष्ट्र के टुकड़े होने दिए, 21 लाख लोगों को मरने दिया। उसके बाद फिर हमने 1946 की घटना से लेकर कोई सबक नहीं सीखा। हमने 16 अगस्त 1946 को बंगाल में एक जिहादी मुसलमान सैयद सोहरावर्दी द्वारा एक तरफा, वहां का वो मुख्यमंत्री था, उसने कैसे हुक्म दिया और डायरेक्ट एक्शन के चलते 15 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ। हमने इतिहास में भुला दिया। अगर ये हमें याद रहता तो हम ये गलती ना करते दोबारा। 1946 में जो गलती हुई हम उसको दोहराते नहीं, और हमारी खामोशी और हमारे लालच ने उन लोगों को दोबारा से मौका दे दिया कि वो 1946 की घटना को भुला देना चाहते हैं, उसका जिक्र नहीं करना चाहते। और क्योंकि आप भूल गए, लिहाजा उन्होंने दोबारा से 1946 के हालात पैदा कर दिए आपके सामने। अब आप चाहते हैं सरकार करे, पुलिस करे, फौज करे। यह ध्यान रखिएगा। हमने 16 अगस्त 1946 को बंगाल में एक जिहादी मुसलमान सैयद सोहरावर्दी द्वारा एक तरफा, वहां का वो मुख्यमंत्री था, उसने कैसे हुक्म दिया और डायरेक्ट एक्शन के चलते 15 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ। हमने इतिहास में भुला दिया। अगर ये हमें याद रहता तो हम ये गलती ना करते दोबारा। 1946 में जो गलती हुई हम उसको दोहराते नहीं, और हमारी खामोशी और हमारे लालच ने उन लोगों को दोबारा से मौका दे दिया कि वो 1946 की घटना को भुला देना चाहते हैं, उसका जिक्र नहीं करना चाहते। और क्योंकि आप भूल गए, लिहाजा उन्होंने दोबारा से 1946 के हालात पैदा कर दिए आपके सामने। अब आप चाहते हैं सरकार करे, पुलिस करे, फौज करे। यह ध्यान रखिएगा। सरकारें राज्य को चलाने आती हैं। राष्ट्र को चलाने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे सरकार कहते हैं। सरकार विदेश से कैसे संबंध हो, भारत की आर्थिक नीति कैसी हो, भारत में दूसरे छोटे छोटे, लेकिन राष्ट्र को चलाने के लिए समाज को उठ के खड़ा होना पड़ता है। राष्ट्र को बचाने के लिए समाज का होना जरूरी है। इसलिए राज्य तो यानी स्टेट, यानी सरकार, वो तो संविधान से चलती है। संविधान में घटाव बढ़ाव होता रहता है। आज ये बना दिया, आज ये अमेंडमेंट कर दिया, लेकिन राष्ट्र चलाने के लिए कोई संविधान नहीं होता। राष्ट्र की चलने के लिए सदियों पुरानी उसकी जो परंपराएं हैं, जो उसके आदर्श हैं, जो उसके मूल्य हैं, जो उसकी पहचान है, उससे राष्ट्र चलता है। जनगण पढ़ना किसी सार्वजनिक फंक्शन में या किसी सरकारी फंक्शन में वो संवैधानिक बाध्यता है, लेकिन दीपिका को प्रज्वलित करना
उस दीप को जलाना, उसको रोशन करना और फिर सरस्वती वंदना गाना, यह राष्ट्र की पहचान है। इसलिए 1946 में जो भूल आपने की, आपके लोगों ने और खासतौर से सरदार पटेल ने तो 1948 3 जनवरी 1948 को चिल्ला चिल्ला के बताया। मेरे गुजरात के दोस्तों, पूरे देश भर के युवाओं, आपने वो स्पीच आज मौजूद है। अरे जब हम थे, जब हमारे पैदा हुए 65 में, तब से लेके अब तक उस स्पीच को सुनने का मौका नहीं मिला। वो आर्काइव में रखी हुई थी, क्योंकि उस वक्त तो सत्ताधारी ऐसे लोग थे, ऐसे तानाशाह थे जो आज बड़े लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, उनके नकली वारिस के एक प्रधानमंत्री के बेटे की एक दोस्त थी, बहुत क्लोज, उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री के वो साहबजादे चाहते थे कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत प्रबल, बहुत खूबसूरत आवाज का मालिक किशोर कुमार आए और उनकी जो दोस्त हैं उसकी बर्थडे में गाना गाए। लेकिन किशोर कुमार ने कहा, मैं कोई पार्टी और शादियों में गाने वाला गवैया नहीं हूं। उसने मना कर दिया। तो गुस्से में प्रधानमंत्री के पुत्र थे भाई, सुपर प्रधानमंत्री थे, ऑल इंडिया रेडियो से किशोर कुमार के गाने न बजे, इस पे बैन लगवा दिया। लेकिन आज आप खुशनसीब हैं। अपनी ताकत को समझिए, अपने आसपास का जो आज माहौल है, अपने आप को महसूस कीजिए कि आज आप कितने सुरक्षित हैं। आज आपको अपनी बात कहने से कोई नहीं रोक सकता है। आज आपके पास बात कहने के लिए अगर अखबार जगह नहीं देता है, टेलीविजन आपको नहीं बुलाता है, तब भी मेरे और आपके बीच में आज संवाद हो रहा है। हजारों लोग सुन रहे हैं, युवा सुन रहे हैं। इसके बाद ये कहां कहां जाएगा वो भी सुनेंगे, लेकिन संपर्क है, आमने सामने हम लोग बात कर पा रहे हैं। मैं जो चीजों को सही समझता हूं, जिनके पास तर्क है, लॉजिक है, संवैधानिक चीजें हैं, उनको मैं आपके सामने रखता हूं। तो आप मेरी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? इसीलिए जब आप कोई बात कहेंगे तो मैं सुन पाऊंगा। तो ये जो इस समय संचार क्रांति हुई है, इसका पूरा फायदा उठाइए और सवाल पूछिए कि 1946 में जो चुनाव हुआ था, जो हैदराबाद वाला, जो रामपुर वाला, जो आसाम वाला, और अब तो इतने हो गए हैं कि कोई बचे ही नहीं है, जो 30-35 करोड़ चिल्ला चिल्ला कर आपसे कहते हैं कि भारत के मुसलमानों ने अपनी मर्जी से यह देश चुना था, हम तो इस देश के साथ थे, हम तो पाकिस्तान नहीं गए, हमने जिना की बात तो नहीं मानी। उनको आईना दिखाइए, उनको उनके मुंह पे पुती हुई कालिक दिखाइए, और वो कालिक आपको अपने हाथ से पोतने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, अगर आपको मेरे दिए हुए तथ्यों पे भी अगर कोई शक है तो आप जाएं, किताबें पढ़ें, गूगल पे जाएं, 1946 के इलेक्शन के रिजल्ट को देखें और फिर उसका विश्लेषण करें। और जो मक्कार आपको कहते हैं कि हम 1946 में हमने भारत को चुना, अब हम यहां से नहीं जाएंगे, हम उनको भेज भी नहीं रहे हैं, तुम बेहया हो, तुम झूठे हो और गद्दार हो, और तुम्हारे पूर्वज बहुत बड़े गद्दार थे। मैं बताता हूं, मैं किन तथ्यों पे कह रहा हूं। 1946 में चुनाव हुआ तो उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में चुनाव हुआ। ये 1946 का चुनाव है, याद रखिएगा डेट। और उस वक्त भारत की जो केंद्रीय असेंबली थी, जिसे आज आप लोकसभा कहते हैं, उसकी 102 सीटें थी।
जिसमें 30 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थीं। और इसी तरीके से भारत में जो राज्य असेंबली थी उसमें अलग अलग था, हर एक की अलग अलग गिनती थी। उन सारी राज्य की असेंबलीज की सीट को अगर हम मिला दें तो वो कुल मिलाकर के 1585 थी, यानी 1585 सीटें थी सारे देश के राज्यों की असेंबली की। उन 1585 में से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ, चुनाव में मुस्लिम लीग का नारा क्या था और कांग्रेस का नारा क्या था? कांग्रेस कह रही थी, ये वो कांग्रेस जिसने सब कुछ चुपचाप देश को बगैर बताए पाकिस्तान बनाने की मांग को स्वीकार कर चुकी थी। बीबीसी के अपने इंटरव्यू में जवाहरलाल नेहरू आज के जमाने में आज के युवा पीढ़ी के सामने एक्सपोज हो गए। चुपचाप कांग्रेस को बताए शिमला गए थे, अपनी कमजोरियों के चलते ब्लैकमेल हुए और वहां साइन भी कराए। 1946 में कांग्रेस क्या झूठ बोल रही थी? कांग्रेस कहती थी हमें चाहिए अखंड भारत, और मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा और उसका चुनाव का मुद्दा था और स्लोगन था लड़ लड़ के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान के हक में जो वोट देगा वो हमारा, जो पाकिस्तान के हक में वोट नहीं देगा वो गद्दार, मुसलमान। ये नारा था मुस्लिम लीग का। उस समय उत्तर प्रदेश में जो 66 मुसलमानों की सीटें रिजर्व थी उसमें से 54 सीटों पे मुस्लिम लीग जीती और बची हुई सीटों पे भी कांग्रेस का मुसलमान जीता।